हेलो गाइस, नवी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज BSHF 101 की लास्ट यूनिट तक हम पहुंच गए हैं, विच इज़ यूनिट 29th, द क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंट। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हम टाइम रहते आपके एग्ज़ाम से पहले सारी की सारी यूनिट्स हमने कवर करवाई हैं। तो यूनिट 29 जो कि लास्ट यूनिट बची थी इस सब्जेक्ट की, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number one is Montreal Conference on Climate Change was aimed at। इसमें आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन पर मॉन्ट्रियल सम्मेलन का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए है पुटिंग बैन ऑन वाटर पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। उद्योगों से निकलने वाले जल प्रदूषणकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन बी है cutting down emission of poisonous gases which have been making world unlivable। जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम कर रहा है जो कि दुनिया को अस्थिर कर रही है। और मतलब उसमें लिवेबल इन्वायरमेंट वो क्रिएट करने में हमें सक्षम नहीं होने जो दे रही। ऑप्शन सी इज टू हैव अ लुक ओवर गैसेस विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, कि ऐसी गैसों पर नजर रखना जिनके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑप्शन डी की उपरोक्त जो है वो सभी ऑप्शंस, उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी। मॉन्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो थी ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका उद्देश्य क्या था? जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करना, कटिंग डाउन द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस विच हैव बीन मेकिंग वर्ल्ड अनलिवेबल। बढ़ती क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब वो किस उद्देश्य से किस चीज को बचाने के लिए वो है। ऑप्शन ए रिवर वाटर्स को बचाने के लिए। ऑप्शन बी है ओशियंस यानी महासागरों को बचाने के लिए। ऑप्शन सी इज प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाने के लिए। और ऑप्शन डी ओजोन परत को बचाने के लिए। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। जो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल है, यह प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को सहमति व्यक्त की गई थी इसके लिए, लेकिन 1 जनवरी 1989 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कि जो भी आपको गैसेस के नाम दिए गए हैं उनमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल गैस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग नामक जो किताब है, जो पुस्तक है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है रशील कार्सन। दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी। तीसरा विकल्प जो है वो है एल्डोक्स हेक्सली। एंड ऑप्शन डी जो है वो है एमसी मेहता। तो सही जवाब आपको चुनना था, तो वो है आपका ऑप्शन ए, रशील कार्सन। इन्होंने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है ये पर्यावरण को परिभाषित करती है। पृथ्वी के जीवन का इतिहास, जीवित चीजों और उनके परिवेश के बीच बातचीत जो है उसका इतिहास इसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, लैंड, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई विच प्रोवाइड डेली नीड्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड। इसमें आपको बताना है कि प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो कि इसके भूमि, जल जो नेचर है, लैंड है, वाटर है, फायर, स्काई, अर्थ एंड स्काई, जो मतलब कि नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सभी जो हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंच परमेश्वर। ऑप्शन बी पंच रतन। ऑप्शन सी है पंच महाभूत। ऑप्शन डी है इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, पंच महाभूत। आपको इनके पक्का नाम याद रखने हैं, बहुत ही इजी है। पंच महाभूत में क्या क्या शामिल है? लैंड, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। क्वेश्चन नंबर 6 है हैविंग रिगार्ड टू द नीड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट इज कंसीडर्ड एज अ,
कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार की आवश्यकता के संबंध में किसको एक रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के तहत मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी इज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी इज लीगल राइट, कानूनी अधिकार। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब जो इसका है वो है ऑप्शन बी, संविधान के तहत मौलिक अधिकार, ड्यूटी, सॉरी मौलिक कर्तव्य जो है, ड्यूटी जो है, अधिकार नहीं ड्यूटी, कर्तव्य। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट साइन क्योटो प्रोटोकॉल, कि आपको कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, पेयर में कंट्रीज आपको दी गई हैं, आपको बताना है कि किन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से साइन नहीं किया था। ऑप्शन इज चाइना एंड जापान, ऑप्शन बी इज फ्रांस एंड ब्रिटेन, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ब्राजील, या ऑप्शन डी यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों देशों ने, इन दोनों यूएसए ने और ऑस्ट्रेलिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज एजेंडा 21 रेफर्स टू, कि एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 वो किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द वेल डेवलप्ड कंट्रीज, अच्छी तरह से विकसित देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। ऑप्शन बी इज अ नॉन बाइंडिंग वॉलंटरीली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूएन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि एक गैर बाध्यकारी स्थायी विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित की गई कार्य योजना। ऑप्शन सी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज, कि ये जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों के बीच समझौता है। या ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आपका जो विकल्प बी है वो सही है, कि एजेंडा 21 जो है वो एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरीली इम्प्लीमेंटेड एक्शन है यूनाइटेड नेशंस का विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर, आपको बताना है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को, या ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी देशों को उस दिन पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता होती है, यह हम सभी पर लागू होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज डिड साइन अ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट द रियो समिट इन 1992, आपको बताना है कि 1992 में रियो शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 4 विकल्प हैं आपके पास। 120 कंट्रीज 120, ऑप्शन बी इज 154, ऑप्शन सी इज 160 160, या ऑप्शन डी 172। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी 154। 154 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन विच ईयर डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस, इसमें आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई। 4 विकल्प आपके पास है 1982, 83, 84 या 85। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी 1984। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की से ये कंपनी है, छिटके हुए जो भी रासायनिक मिथाइल आइसोसाइनेट था उससे लगभग 3500 लोगों की 3500 लोगों की इसने जान ली थी, और लगभग 2 लाख लोग जो है वो घायल हुए थे। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही जाता है, एक तो आपको इसका डेट पता होना चाहिए 3 दिसंबर 1984, और इससे जो गैस लीक हुई थी, जो भी केमिकल लीक हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये लीक कहाँ से हुई थी? ये हुई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से। The question number 12 is
द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन, कि इसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम घोषणा को अपनाया गया था कब। ऑप्शन ए है 16 सितंबर 1972 को, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1972, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 1972, या ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 1972। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, 15 दिसंबर 1972 को स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है उसे अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। बढ़ती है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स इज टर्म्ड एज। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन 13 में कि ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, जिसमें पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता शामिल नहीं है, मतलब कि वो उन पर जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रिजर्व करता है, उनको मतलब खत्म करके अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा नहीं करता, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज सेफ डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज नेसेसरी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहा जाता है, सतत विकास उसे कहा जाता है, जिसमें कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो तो हो, लेकिन उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस जो हैं उनको किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 14 इज वन हु डज साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स इज कॉल्ड, कि जो भविष्य की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्यूचरोलॉजिस्ट भविष्यवादी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, ऑप्शन सी इज एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद, ऑप्शन डी इज जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए फ्यूचरोलॉजिस्ट। ऐसे साइंटिस्ट को बोला जाता है जो फ्यूचर हैपनिंग्स की साइंटिफिक स्टडी करता हो। क्वेश्चन नंबर 15 इज डैश रेफर्स टू द लॉरिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट बाय मिसयूज और डिस्ट्रक्शन, कि इसमें आपको बताना है कि दुरुपयोग या विनाश द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करने को संदर्भित क्या करता है। ऑप्शन इज सॉइल डिग्रेडेशन मृदा क्षरण, ऑप्शन बी इज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यानी कि पारिस्थितिकी गिरावट, ऑप्शन सी इज क्वालिटी डिग्रेडेशन गुणवत्ता में गिरावट, या ऑप्शन डी वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है उसका ग्रेड लो होना, कि हम ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी लो होती है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स talks about the protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife, कि इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है वो पर्यावरण और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और सुधार के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 43A अनुच्छेद 43 ए, ऑप्शन बी है आर्टिकल 47, ऑप्शन सी है आर्टिकल 48A, या ऑप्शन डी आर्टिकल 49। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 48A। यह लेख कहता है, अनुच्छेद जो 48A है, यह कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की WSSD, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए क्या है WSSD की। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वाज हेल्ड इन 2002 वाज हेल्ड एट, वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इज पेरिस में फ्रांस में हुआ था वो, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन DC USA में हुआ था, ऑप्शन सी इज जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका वो है आपका ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये हुआ था। और WSSD जो है ये एक स्थायी विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को मजबूत करने का एक अभूतपूर्व अवसर ये था। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस यूनिट का भी और आपके BSHF 101 का भी लास्ट क्वेश्चन है।
In which year did the UN Commission on Human Rights for the first time declare that every individual has a right to live in a clean environment? इसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने किस वर्ष पहली बार यह घोषित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। तो आपके पास चार विकल्प हैं, 2001, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, 2001 में। 2001 में यूएन कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स पर, उसने पहली बार ये घोषणा की कि हर व्यक्ति जो है उसको एक स्वच्छ वातावरण में रहने का, एक क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने का अधिकार है। तो इसी के साथ BSHF 101 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आप पूरी सिलेबस की एक कंपाइल्ड PDF खरीदना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में जब आपको बताया था कि PDF रिलीज हो गई है सारे सिलेबस की, वहां पर आपको हाउ टू यू कैन एक्सेस दैट PDF, आपको उसका वे आपको बताया है। तो आप वो PDF मुझसे ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में PDF लेने के लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए, इतने लंबे समय से आप हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे प्रयास पसंद आता है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ आप इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।